बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। अल्केन्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, सोर्सेज देख लिए थे और प्रिपरेशन देख ली थी। आज हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल रिएक्शंस को और यूजेस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। एज वी नो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट। और उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं जिनको हम देख सकते हैं विजुअली। ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी, अल्केन्स जो हैं वो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो अल्केन्स के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कंटेनिंग कार्बन 1, 2, 3 एंड 4, वो गैसेज हैं। उसके बाद जो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक हैं, यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, C5 टू C10 के जो अल्केन्स हैं वो लिक्विड्स हैं। और उसके बाद जो जिनमें फर्दर कार्बन नंबर 11, 12, 13 इससे ज़्यादा होंगे, 10 से ज़्यादा होंगे, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने आपको एक रेंज बता दी कि कितने कार्बन कंटेनिंग अल्केन की कौन सी स्टेट होगी। 1 to 4 वाले गैसेज हैं, 5 to 10 वाले लिक्विड्स हैं, और उससे जो ग्रेटर कार्बन कंटेनिंग है वो सॉलिड्स हैं। देन अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें, तो चूंकि हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो चूंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो ये वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे, दे आर सॉलेबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर बॉन्ड क्यों है वो? बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो कंपेरेबल हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, चूँकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है जी डेंसिटी। तो डेंसिटी याद रखिएगा, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज हमारे पास स्टेट्स भी चेंज हो रही हैं ना, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने की वजह से, कार्बन नंबर बढ़ने की वजह से। कार्बन नंबर बढ़ने की वजह से एक तो स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होने के अलावा डेंसिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज हमें पता है कि लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड्स की ज़्यादा होती है, इस तरह से गैसेस की सबसे कम होती है। देन हमारे पास है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी यही सीन है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज हमें पता है जी, गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होते हैं, उसके बाद लिक्विड्स के हाई होते हैं और उसके बाद सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो इसी बेस पर हमने कह दिया कि जिस जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी विस्कोसिटी। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो विस्कस होना शुरू हो जाएंगे। विस्कस का मतलब है कि वो गाढ़े होना शुरू हो जाएंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, उनका गाढ़ापन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं फ्लेमेबिलिटी की। तो अल्केन्स का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वो लेस फ्लेमेबल होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फ्लेमेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा नहीं कंबस्ट हो सकते। ठीक है। फ्लेमेबिलिटी का मतलब कंबस्ट होना है, यानी जलना है। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। हमने स्टार्ट में कहा था कि अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। तो पैराफिन्स हमने उन्हें क्यों कहा था? बिकॉज पैरा मीन्स लिटिल एंड अफिन्स मीन अफिनिटी, बिकॉज अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। चूँकि वो लीस्ट रिएक्टिव हैं और उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते रिएक्शन के लिए, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जिस तरह से वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, उस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। तो इसका रीज़न ये है कि दे आर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, चूँकि रिएक्शंस के लिए सिंगल बॉन्ड, बिकॉज सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो रिएक्शंस में भी इतना टेक पार्ट नहीं करेंगे। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है, उसके लिए हमें कंडीशंस देनी पड़ती हैं, लाइक द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट। ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशंस जब हम देंगे फिर इनके रिएक्शंस प्रोसीड होंगे, अदरवाइज इनके रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होंगे बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं जी? हमने इनके 2 रिएक्शंस पढ़ने हैं। जिस तरह से प्रिपरेशन के 2 मेथड्स थे आपके ऊपर, वो कौन कौन से थे? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स, और दूसरा था हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लास्ट लेक्चर में, राइट। आज हमने पढ़ने हैं जी हेलोजिनेशन और कंबस्शन। ठीक हो गया। हेलोजिनेशन देख लेते हैं पहले। अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अगर आपको याद हो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने डिस्कस किया था कि जो अल्केन्स हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि किसी एटम का उनमें ऐड हो जाना। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है रिप्लेसमेंट, लाइक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। और एडिशन क्या होगी कि निकलेगा कुछ भी नहीं, बस ऐड ही होगा। तो चूंकि इन ये सैचुरेटेड हैं, इनमें मज़ीद गुंजाइश नहीं होती किसी चीज़ के एंटर होने की। इनके कार्बन के चारों की चारों जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो इनमें एडिशन की भी गुंजाइश नहीं होती। हाँ, इनमें रिप्लेसमेंट हो सकती है, और उन रिप्लेसमेंट वाले रिएक्शंस को, यानी ये होगा कि हाइड्रोजन निकल जाए और कोई और एलिमेंट आ जाए, लाइक हेलोजन आ जाए, लाइक ऑक्सीजन आ जाए, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। राइट जी। तो अल्केन्स गिव्स ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जिसमें कोई ना कोई एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे विद द अदर एलिमेंट, विद अदर एटम लाइक हेलोजन, एंड इट इज़ कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अल्केन्स की जो हेलोजनेशन है वो असल में हेलोजन की एडिशन नहीं है, दिस इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन, यानी हाइड्रोजन जो है उसकी जगह आकर लग जाएगा हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अल्केन्स की, यानी अल्केन्स जो हैं वो वाहिद क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की जो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है और एडिशन रिएक्शन नहीं देती। अच्छा जी, डिफ्यूज्ड सनलाइट की अगर हम बात करें, अब ये कंडीशंस बताई उन्होंने, अगर हम डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन कराएंगे तो अल्केन्स जो है वो फेयरली रिएक्ट करेंगे, इतना कोई हमारे पास विग्रस या एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं होगा। अगर डार्क की बात करें, यानी अंधेरे में अगर हम रिएक्शन प्रोसीड करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो अल्केन्स हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम ब्राइट सनलाइट की बात करें, हम डायरेक्ट सनलाइट की बात करें, तो हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव होगा। राइट, आई रिपीट, डार्क में रिएक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन धमाकेदार रिएक्शन होगा। और अगर हम बात करें डिफ्यूज्ड सनलाइट की, तो डिफ्यूज्ड सनलाइट का मतलब ये है कि वहाँ पर जो रिएक्शन है हमारा वो फेयर होगा। फेयर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होगा, और वहाँ पर असल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर ये हो रहा है कि कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो रहा है और साथ में हमारे पास HCl बन रहा है। जिस तरह से आप यहाँ पर रिएक्शन में भी देखो तो CH4 जो है, जो कि हमारे पास मीथेन है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स, पहला मेंबर है अल्केन का मीथेन, वो रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। कंडीशन लाजमी लिखनी है इसमें आपने, क्योंकि अगर ब्राइट सनलाइट नहीं होगी तो हमारा रिएक्शन फ़र्क हो सकता है। बिकॉज अगर आप इस एरो के ऊपर डार्क लिखोगे तो आगे कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे, इस एरो के ऊपर अगर आप डिफ्यूज सनलाइट लिखोगे तो आपके कोई और प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसलिए कंडीशंस लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कंडीशंस लिखना लाजमी अगर आपकी बुक में दी हुई हैं, अगर बुक में नहीं दी हुई तो बिल्कुल नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। ओके, सो ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर बन जाएगा कार्बन कोक डिपॉजिट हो जाएगा और साथ में 4HCl बन जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं होगा, कोई जो है वो धमाका नहीं होने वाला यहाँ पर, बिकॉज हमने जो है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं ली, हमने ब्राइट सनलाइट नहीं ली, हमने डिफ्यूज सनलाइट ली है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड हम कह सकते हैं, या वो फिल्टर्ड कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें होगा ये कि हर स्टेप पर एक हेलोजन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आकर हेलोजन लग जाएगा, यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसकी, हाइड्रोजन उठ जाएगा और आकर हेलोजन उसकी जगह बैठ जाएगा। राइट, ये आपके पास रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होगा जी, CH4 रिएक्ट करेगा Cl2। ये एरो जो है ये रिएक्शन का एरो नहीं है काइंडली, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट करने के लिए बताया है। राइट, ओके, सो मीथेन जो है वो रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। रिएक्शन में कंडीशन मस्ट मेंशन करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि CH4 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा Cl। राइट, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा CH4 का, तो बाकी क्या रह जाएगा CH3, और साथ में एक Cl लग गया तो क्या बन गया CH3Cl। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट क्या बनी, CH3Cl, ठीक है। यहाँ पर आपके पास CH4 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CH3 रह गया, यहाँ से एक Cl आया, यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन गया इधर, ठीक है। हाइड्रोजन उधर गया तो वो बन गया HCl, और Cl उधर गया तो वो बन गया CH3Cl, और इसको हम कहते हैं जी क्लोरोमीथेन। राइट जी, सेकेंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपने यही वाली प्रोडक्ट को इधर ले आना है,
CH3Cl जो आपने ऊपर बनाया उसको आपने इधर ले आना है, और सब में आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, Cl2 के साथ। सब में कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट है, सब में HCl बनना है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन मुझे बहुत मजे का लगता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज, याद करना बहुत आसान है इसे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपको पता चल गया, सब में HCl बनना है, सब में कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट है, सब में हमने सारे स्टेप्स पे हमने क्लोरीन को ऐड करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि सारे स्टेप्स पर एक हाइड्रोजन रिमूव होना है और एक हैलोजन ऐड होना है। अब यहाँ पर भी आपके पास CH3Cl है, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो कितना रह जाएगा, CH2 रह जाएगा, और एक Cl ऐड कर दोगे तो पहले एक Cl है, अब 2 Cl हो जाएंगे, यानी CH2Cl2 बन जाएगा। डाईक्लोरोमीथेन, नाम लाजमी याद करने हैं, क्या बन जाएगा, डाईक्लोरोमीथेन। अब एक जो हाइड्रोजन है वो इधर गया है, तो ये बन जाएगा HCl, राइट जी। अब अगले स्टेप पे अगेन आपने क्या करना है, अगले स्टेप पे अगेन आपने जो दूसरा स्टेप था उसकी प्रोडक्ट लेनी है, CH2Cl2। अगेन एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक रह जाएगा, पहले दो हैं, CH2 से क्या बन गया, CH, हाइड्रोजन किसके पास चला गया, Cl के पास बन गया HCl, तो यहाँ से एक Cl इधर आ गया, पहले 2 Cl, अब कितने बन जाएंगे, 3 Cl बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3, ठीक है जी। अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, अगले ही स्टेप पे अगेन आपने पिछले स्टेप की प्रोडक्ट ली, CHCl3 लिया, CHCl3 के पास एक हाइड्रोजन है, वो भी रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक Cl ऐड कर दिया, Cl पहले 3 थे अब 4 हो गए, और Cl जो है वो हाइड्रोजन को गेन करके बना देगा HCl। नाम अपने लाजमी याद रखना है, ऊपर वाले का था ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, और इसका है टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों नाम याद करने हैं आपने, ठीक हो गया। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन। प्रिपेयर अगर आ जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन तो आपने यहाँ से लेकर सारे स्टेप्स करने हैं, सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं। अगर आपको आ जाए प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, यानी यहाँ पर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है क्लोरोफॉर्म से, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेप लिखना है कि आपने लिखना है जी CH3Cl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट गोज टू CCl4 प्लस HCl, राइट। प्रोडक्ट्स के नाम आपने लाजमी लिखने हैं, वो तो मस्ट है ना। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ गया है प्रिपेयर ट्राईक्लोरोमीथेन फ्रॉम क्लोरोमीथेन, राइट, अब आपने क्लोरोमीथेन से बनाना है ट्राईक्लोरोमीथेन, तो आपको ना ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत है ना ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत है, आपने सिर्फ ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। सो मोस्टली जो क्वेश्चन आता होता है वो यही आता है कि प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम अल्केन, प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम अल्केन, तो आप उसमें ये सारे स्टेप्स मेंशन करोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अल्केन्स का हेलोजिनेशन, राइट जी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास रहती है जी कंबस्शन। तो कंबस्शन दो तरह से है, एक है एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में और एक है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की बात करें या एक्सेस ऑफ एयर की बात करें तो उसमें हमारे प्रोडक्ट्स फ़र्क होंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर नहीं है तो उसमें हमारे प्रोडक्ट्स फ़र्क होंगे, राइट। सो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। यही वजह है कि जो मीथेन गैस है या जो अल्केन्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल, बिकॉज इनकी जब कंबस्शन होती है तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। जिस तरह से यहाँ पर CH2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, प्रोडक्ट्स क्या बन रही हैं, CO2 एंड H2, राइट, CO2 एंड H2 प्रोडक्ट्स हैं हमारी, साथ में हीट रिलीज हो रही है। अब अगर आप यही रिएक्शन देखोगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो हमारी प्रोडक्ट्स ये नहीं होंगी, हमारी प्रोडक्ट्स फ़र्क हो जाएंगी, इसलिए कंडीशन मेंशन करना लाजमी है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, राइट। प्रोडक्ट्स क्या होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है जी कंबस्शन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास कंबस्शन होगी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, वहाँ पर थी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज़ CO, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास है रिएक्शन जिसमें हमारे पास मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये जो 7 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगेन 2 है, ये भी अगेन 2 है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। इसके लिए आप लोग चाहे इसे रट्टा मारो या जिस भी तरह से याद करो, बिकॉज अगर आप पेपर में बैठ करके इसको बैलेंस करने बैठ जाओगे ना तो वो आपसे नहीं होने वाला, बिकॉज अभी आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप नए नए रिएक्शंस करना स्टार्ट हुए हो, ठीक है। तो ये करने की आपने कोशिश नहीं करनी कि भाई हम खुद ही से बैलेंस कर लेंगे दोनों साइड पे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं उनको बराबर कर लेंगे, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है,
और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उससे बेहतर है कि आप लोग इसको याद कर लो ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी CO and H2O। एक तो बन गया वाटर, वाटर वहाँ भी बन रहा था, वाटर यहाँ पे बन रहा था। जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो है CO। इसलिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। यानी आपने सुना होगा जी कमरे में हीटर जला के ना सोएं या कमरे में कोयले रख के ना सोएं, तो उसमें होता क्या है कि विद टाइम, थोड़े टाइम के बाद जो एयर है वो कम होना शुरू हो जाती है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब वो चीज़ बर्न हो रही होती है, मीथेन बर्न हो रही होती है या कोयले जल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बनना शुरू हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे पहले जो है वो इंडिकेशन ये होती है कि ये हेडेक कॉज करती है, हेडेक के बाद सफोकेशन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। सो इस चीज़ को अवॉइड करें, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन। नेचुरल गैस इज़ ए चीफली मीथेन यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। जो हमारे पास नेचुरल गैस है, जो कि मीथेन को हम यूज़ कर रहे हैं एज डोमेस्टिक फ्यूल, यानी जलाने के लिए और कुकिंग पर्पजेज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारे पास CNG है, तो CNG में पता है जी यूज़ होती है एज ऑटोमोबाइल के फ्यूल के लिए। CNG में जो मेजर कंपोनेंट है वो मीथेन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो क्या है जी, इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या बनाया था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई, हमने क्लोरोमीथेन बनाया, हमने डाइक्लोरोमीथेन बनाया, हमने क्लोरोफॉर्म बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया। इसके अलावा हमने कोक भी बनाई डायरेक्ट सनलाइट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुए, राइट। तो उनसे भी हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, स्टर्लेट। ये आपके लिए नए नाम नहीं है, इन सारी एग्जांपल्स को हम फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये मसला नहीं होना चाहिए। तो इनको हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से कार्बन ब्लैक है तो उसको हम यूज़ करते हैं इंक के तौर पे, शू पॉलिशेस में, रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। एनेस्थीसिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एनेस्थीसिया का मतलब जो आप कहते हो जी क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए, ठीक है। तो एज ए जनरल एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल होता है। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रीज में एज सॉल्वेंट यूज़ होता है और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट जी। यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूजेस ऑफ मीथेन, ईथेन, यूजेस ऑफ अल्केन, यूजेस ऑफ अल्कीन, अल्काइन, जो आगे हमने पढ़ने हैं अल्कीन और अल्काइन के यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हर दूसरे पास पेपर में रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है ये, स्पेसिफिकली 3 या 4 नंबर का, ठीक है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना और रिएक्शंस की बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रिएक्शंस की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एंड पे लेके बैठे रहना पूरी किताब, ये नहीं होने वाला। साथ साथ करोगे तो होगा, रिएक्शंस के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो होंगे, ठीक है। सो लर्न कीजिएगा द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स एंड द यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन। अल्केन्स आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।